Now composite bars. So now we will solve questions or numericals on composite bar. तो पहले देखते हैं composite bar क्या होता है. लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया था उसके अंदर जो रॉड था या स्पेसिमेन था उसका थ्रू आउट द लेंथ उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम था. बट कंपोजिट बार्स जो होते हैं वो 2 या 3 टाइप के रॉड्स को मिला के बने होते हैं. कभी कभी उनकी मटेरियल, तीनों रॉड की मटेरियल डिफरेंट होते हैं, कभी कभी सेम होते हैं, कभी कभी तीनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट होता है. सो जैसे कि ये क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन के अंदर हमको दिख रहा है कि तीनों का डायमीटर अलग अलग है. इसका 625 mm², इसका 2500 mm² है और इसका 1250 mm² है. बट तीनों की जो इलास्टिसिटी है वो सेम है, बिकॉज तीनों के जो बेस मेटल हैं वो है स्टील. इसका भी स्टील है, इसका भी स्टील है, इसका भी स्टील है. तो तीनों की जो इलास्टिसिटी होगी वो 2.1 × 10⁵ मेगापास्कल होगी. कभी कभी क्या होता है कि तीनों की जो डायमीटर है वो सेम रहेगी बट उनका जो मटेरियल रहेगा वो डिफरेंट हो जाएगा. ये हो सकता है कॉपर हो जाए, ये हो जाएगा आपका स्टील हो सकता है और ये आपका आयरन हो सकता है. राइट. सो इट डिपेंड्स कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है. तो ये कंपोजिट बार्स आर नॉट अ होमोजेनियस. राइट. सो इसमें क्या करना होता है हमको, इसके अंदर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हमको टोटल इलोंगेशन ऑफ द मेंबर फाइंड करना होता है. टोटल इलोंगेशन ऑफ द मेंबर इज AD. राइट. ये जो मेंबर है ये AB है, ये मेंबर BC है और ये मेंबर CD है. तीनों ज्वाइंट करके बने हुए हैं. सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हमको कैसे सॉल्व करना है. जब हमने फॉर्मूला डिराइव किया था स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, बट वो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया वो जो फॉर्मूला था वो किस टाइप के मेंबर्स के लिए एप्लीकेबल था, जहाँ पे एक सिंगल रॉड हो. राइट. बट ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमको कैसे सॉल्व करना है. इस क्वेश्चन में तो हम देख रहे हैं 3 टाइप के रॉड है, 3 टाइप के डायमीटर है, कभी कभी उनकी इलास्टिसिटी भी डिफरेंट होती है. तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको इन 3 क्वेश्चन को 3 डिफरेंट पार्ट में हमको इसको डिवाइड करना पड़ता है. जैसे कि अब ये देखते हैं, ये पार्ट क्या है, इससे ज्वाइंट है, ये पार्ट भी क्या है, इससे ज्वाइंट है. तो इसके अंदर थोड़ा हम डीप में देखते हैं. इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरफ एक फोर्स एक्ट हो रहा है, P इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू 45 किलो न्यूटन और यहाँ पे देख रहे हैं P4 इज इक्वल टू 130 किलो न्यूटन. राइट. नाउ बीच में देख रहे हैं एक फोर्स एक्ट हो रहा है 450 किलो न्यूटन. यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग P3 एक्ट हो रहा है, या फिर P3 क्वेश्चन मार्क डाला, यानी कि वो P3 पूछा है कि कितना रहेगा P3. राइट. सो इस रॉड के ऊपर देखते हैं कि जो P1 इज इक्वल टू 45 किलो न्यूटन एक्ट हो रहा है वो खाली इसी रॉड के ऊपर एक्ट हो रहा है. राइट. और P4 इज इक्वल टू 130 किलो न्यूटन जो एक्ट हो रहा है वो खाली इसी रॉड के ऊपर एक्ट हो रहा है. बट ये जो P2 इज इक्वल टू 450 किलो न्यूटन है वो इस पे एक्ट हो रहा है या इस पे एक्ट हो रहा है, डाउट है, मुझे पता नहीं इस पे एक्ट हो रहा है या इस पे एक्ट हो रहा है. राइट. देन ये P3 का भी सेम है क्वेश्चन. अब ये इस पे एक्ट हो रहा है या इस पे एक्ट हो रहा है, पता नहीं. राइट. सो जब इंटरमीडिएट सेक्शन हो तो उस पे जो फोर्सेस एक्ट होते हैं वो पता नहीं होता है कि वो इस पे एक्ट हो रहा है कि इस पे एक्ट हो रहा है. तो याद रखिए कि जो वो इंटरमीडिएट सेक्शन पे जो भी फोर्सेस होते हैं वो रिजल्टेंट फोर्स होते हैं, यानी कि इस पे कुछ फोर्स एक्ट होता होगा, इस पे कुछ फोर्स एक्ट होता होगा, दोनों का रिजल्टेंट मिलके हमको P2 इज इक्वल टू 450 किलो न्यूटन मिला है. राइट. उसी तरीके से इस पे ये मेंबर पे ये साइड पे कोई फोर्स एक्ट होता होगा, ये मेंबर पे ये साइड पे कोई फोर्स एक्ट होता होगा, दोनों का रिजल्टेंट मिलके हमको दिख रहा है P3, जो P3 का जो भी वैल्यू हो. राइट. सो एक चीज़ याद रखना है कि जब ऐसे मेंबर्स आपको दिखते हैं तो एक्सट्रीम पे जो फोर्सेस होते हैं दैट इज द रियल फोर्स, और जो बीच में आपको फोर्सेस दिख रहे हैं वो रियल फोर्स नहीं, वो रिजल्टेंट फोर्स है. रियल फोर्स है बट वो रिजल्टेंट फोर्स है. वो किस मेंबर पे एक्ट कर रहे हैं ये पोजीशन पे बता पाना डिफिकल्ट है. राइट. तो इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सिंप्लीफाई करेंगे तब हमको मालूम पड़ेगा कि इंडिविजुअली इसके ऊपर कितना लोड आ रहा है, इंडिविजुअली इसके ऊपर कितना लोड हो रहा है और इंडिविजुअली इसके ऊपर कितना लोड हो रहा है. तो इसको हम लोग सेग्रीगेट कैसे करते हैं. एक चीज़ याद रखना हमेशा कि जो साइड का एक्सट्रीम सेक्शन पे जो फोर्स होता है वो इसी, जैसे कि AB मेंबर के ऊपर ये 45 किलो न्यूटन एक्ट हो रहा है, ये हमको पता है और ये कंफर्म है. और उसी तरीके से ये सेक्शन पे भी हम देखते हैं CD पे जो एक्सट्रीम राइट साइड में जो फोर्स एक्ट हो रहा है P4 इज इक्वल टू 130 किलो न्यूटन, वो करेक्ट है और वो इस CD के ऊपर ही एक्ट हो रहा है प्योरली, वो हमको पता है. लेकिन P2 और P3 का डाउट है. राइट. सो P2 जो 450 किलो न्यूटन दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये सेक्शन पे इसका या तो इसका है, तो वो याद रख ले कि P2 इज अ रिजल्टेंट फोर्स. P2 जो है वो या तो इसका किसी एक का नहीं है, वो रिजल्टेंट फोर्स है. तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो देखते हैं सिंप्लीफाई कैसे करना है. आप
जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो याद रखिए कि जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन के नीचे पूरा आपको स्पेस छोड़ देना है, और स्पेस नीचे छोड़ने के बाद में उस तरफ जो स्पेस बचेगा वहाँ पे आपको सॉल्व करना है। मैं डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, मैं सॉल्व यहाँ करूँगा, बट आपको डायग्राम बनाने के बाद नीचे का पूरा स्पेस छोड़ देना, ऑलमोस्ट इसका डबल स्पेस छोड़ देना, उसके बाद उस तरफ आपको सॉल्व करना है। सो मैं इसका सेग्रीगेट करता हूँ, सेग्रीगेट करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा बनता है। मैंने इस रॉड को क्या किया, सेग्रीगेट कर दिया। एक ये दिख रहा है मुझे रॉड, दूसरा ये दिख रहा है, तीसरा ये दिख रहा है। मैंने जस्ट इनको सेग्रीगेट करके बनाया ताकि मैं इसके ऊपर जो फोर्सेस बनाऊं तो वो मैं यहाँ पे दिखा पाऊँ, राइट। और इसके ऊपर फोर्सेस मैं इस तरफ दिखाऊंगा, इसके ऊपर फोर्सेस इस तरफ और इस तरफ। सो देखते हैं कि वो फोर्सेस कैसे निकालना है। सो मैंने जैसा कि बताया आपको कि ये एक्सट्रीम सरफेस पे, एक्सट्रीम लेफ्ट सरफेस पे जो फोर्स होता है या एक्सट्रीम लेफ्ट सेक्शन पे जो फोर्स होता है वो रियल फोर्स होता है, और वो किसी एक इंडिविजुअल पे या जो उस वक्त वहाँ का जो मेंबर होता है उसके ऊपर ही प्योरली एक्ट होता है। तो मैं ये 45 किलो न्यूटन को कंसिडर कर सकता हूँ कि ये किसके ऊपर एक्ट हो रहा है, मेंबर ए बी के ऊपर एक्ट हो रहा है। सो दिस फोर्स का वैल्यू आई हैव टेकन 45 किलो न्यूटन। अब इस तरफ अगर 45 किलो न्यूटन आ रहा है तो उस तरफ कितना आएगा, तो उसके लिए हमको जस्ट एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखना है कि 45 किलो न्यूटन का फोर्स मैं इस तरफ खींच रहा हूँ। अब 45 किलो न्यूटन के फोर्स से मैं इस तरफ पुल कर रहा हूँ और ये यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो यहाँ पे रिएक्शन आएगा। तो रिएक्शन आएगा तो कितने का आएगा, सेम वैल्यू का आएगा 45 किलो न्यूटन का, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सो इसका डायरेक्शन कितना रहेगा, कौन सी तरफ रहेगा, राइट साइड में 45 किलो न्यूटन, और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइट। नाउ ये वाले इसके ऊपर देखता हूँ, इसके ऊपर देखता हूँ, ये भी एक्सट्रीम राइट साइड में है, और एक्सट्रीम राइट साइड में जो भी फोर्स होता है वो इंडिविजुअली उसी पर्टिकुलर मेंबर के ऊपर एक्ट होता है। तो मैं उसको लिख सकता हूँ P4 = 130 किलो न्यूटन, राइट। सो 130 किलो न्यूटन अगर उस तरफ एक्ट हो रहा है तो सेम अमाउंट इस तरफ एक्ट होगा, बट डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट 130 किलो न्यूटन। वाई, एवरी एक्शन एज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसलिए ये 130 किलो न्यूटन राइट साइड में तो ये लेफ्ट साइड में रहेगा, राइट। तो अब देखते हैं इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कैसे फाइंड करना है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो यहाँ पे जब दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो उस वक्त जो फोर्स दिखता है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये जो फोर्स है वो कौन सा है, रिजल्टेंट फोर्स है। दोनों को टच करने के बाद में जो फोर्स आएगा वो रिजल्टेंट फोर्स होगा, P2 = 450 किलो न्यूटन। सो ये रिजल्टेंट फोर्स है। एक चीज़ हमको याद रखना है कि ऐसे टाइप के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में और मैकेनिक्स में एक चीज़ हमको याद रखना है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो स्टैटिक होता है, और वो प्रॉब्लम्स जो होते हैं स्टेशनरी होते हैं और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होते हैं, राइट। मैकेनिक्स में हम लोगों ने स्टैटिक्स पढ़ा था, स्टैटिक्स के बाद में डायनेमिक्स पढ़ा था। डायनेमिक्स में सारी बॉडी जो थी वो इक्विलिब्रियम में नहीं होती थी और डायनेमिकली इक्विलिब्रियम में होती थी। तो यहाँ पे जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बॉडी जो होती है, जो भी बॉडी होती है वो इक्विलिब्रियम पे होती है, और स्टैटिक पॉइंट पे उसका जो भी कैलकुलेशन करना होता है वो होता है। सो ये सारे फोर्सेस एक्ट करते हुए भी ये बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ये फोर्स एक्ट करते हुए भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, राइट। सो मैंने बताया ये रिजल्टेंट फोर्स है P2 = 450 किलो न्यूटन। तो ये दोनों को ऐड, अगर सपोज करो मैं यहाँ पे कोई भी एक डमी फोर्स ले लेता हूँ लेफ्ट या राइट का, जब मैं दोनों को ऐसे टच करूँगा तो जो रिजल्टेंट आएगा कितना आ जाएगा, 450 किलो न्यूटन आ जाएगा। सो मुझे अब ये डिसाइड करना है मुझे दिख रहा है 450 किलो न्यूटन कौन से साइड में है, राइट साइड में, और यहाँ पे कितना 45 किलो न्यूटन है वो भी राइट साइड में। तो इस सेक्शन पे मैं ऐसा कौन सा फोर्स लगाऊं, कौन सा यानी कि कितने अमाउंट का फोर्स लगाऊं और कौन से डायरेक्शन में रखूं, सो दैट ये फोर्स और ये फोर्स दोनों का रिजल्टेंट 450 किलो न्यूटन आ जाए, राइट। अब एक चीज़ याद रखना है मुझे, रिजल्टेंट मुझे 450, ये प्लस और माइनस हम जैसे करते थे सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अगर दोनों का सेम डायरेक्शन रहेगा तो प्लस होगा, अगर डिफरेंट डायरेक्शन रहेगा तो माइनस होगा। बट हमको ऑलरेडी दिख रहा है कि हमको क्या अचीव करना है, हमको 450 किलो न्यूटन का लोड 450 किलो न्यूटन का फोर्स हमको राइट साइड में अचीव करना है, और ये क्या है, रिजल्टेंट है।
अगर रिजल्टेंट है और उसका एक सेक्शन दिया हुआ है 45 किलो न्यूटन, तो दूसरा कितना होना चाहिए? तो हम देखते हैं, दूसरा फोर्स मुझे दिख रहा है 45 किलो न्यूटन राइट साइड में, करेक्ट। तो मैं कंसिडर करूँ इसके ऊपर एक फोर्स लेता हूँ, जो लेता हूँ मैं लेफ्ट साइड में, मान लो चलो लेफ्ट ले लिया मैंने, राइट है। अब 45 माइनस 450 माइनस 45 करता हूँ, कितना आता है? 450 माइनस 45 करने पे मुझे 405 आता है, राइट। सो ये 405 अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, 405 किलो न्यूटन का फोर्स अगर मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ, तो ये दोनों का डायरेक्शन तो डिफरेंट है। तो दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से 405 माइनस 45 करता हूँ, तो मुझे जो वैल्यू आएगी वो तो 450 नहीं आएगी, 450 से इवन लेस आएगी। तो जो भी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी मुझे? 360 आएगी। सो 360 रिजल्टेंट आ रहा है, तो ये फोर्स लेना मुझे मेरे लिए सही होगा क्या? नहीं। तो ये एक ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन में मैं क्या करता हूँ, 450 माइनस 45 करता हूँ तो 405 आता है, बट मैं क्या करता हूँ, डायरेक्शन राइट साइड में ही रखता हूँ। अगर डायरेक्शन राइट साइड में ही रखता हूँ तो मुझे क्या समझ में आता है, 45 प्लस 405। अब डायरेक्शन सेम है तो दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। सो 45 प्लस 405 मैं करता हूँ तो 55, 450 आता है मुझे। सो 450 किलो न्यूटन मुझे आ गया, यानी कि जो अचीव करना था 450 किलो न्यूटन भी आ गया, और दोनों का सेम डायरेक्शन है तो इसका डायरेक्शन भी क्या रहेगा, राइट साइड में ही रहेगा। बट फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा था, फर्स्ट वाले केस में ऐसा हो रहा था कि हमको 360 वैल्यू मिल रही थी और डायरेक्शन इसमें बड़े का लगेगा, तो बड़े का डायरेक्शन तो हम लगा रहे थे, तो डायरेक्शन तो सही मिल जा रहा था हमको, बट ये जो वैल्यू मिल रही थी वो गलत मिल रही थी। बट ये केस में क्या है, 450 किलो न्यूटन हमको वैल्यू भी करेक्ट मिली और जो डायरेक्शन हमको अचीव करना था वो डायरेक्शन भी हमको मिला है 450 किलो न्यूटन। वो कैसे मिला है, जब हमने 405 किलो न्यूटन कंसीडर किया है कौन से साइड में, राइट साइड में। तो वहाँ से हमको समझ में आता है कि ये वैल्यू कितनी रहने वाली है, 405 किलो न्यूटन राइट साइड में। अगर 405 किलो न्यूटन एक साइड में मिल गया तो बट ऑब्वियस दूसरे साइड में क्या होगा, एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन से 405 सेम वैल्यू मिलेगी, बट ये डायरेक्शन क्या अपोजिट, तो इसका डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला है, राइट। सो ये 405 किलो न्यूटन। तो मुझे अब तीनों फोर्सेस, तीनों मेंबर्स के ऊपर जो फोर्सेस थे इंडिविजुअली जो एक्ट हो रहे थे वो मिल गए, 45 किलो न्यूटन, 405 और ये 130 किलो न्यूटन। ना उसने P3 पूछा था, P3 क्या है, अगेन वो रिजल्टेंट है। सो 130 और 405 दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, तो 130 प्लस 405 करते हैं कितना आता है, 535, यानी कि मुझे P3 की वैल्यू मिल गई कितना, 535 किलो न्यूटन। तो इसी तरीके से हमको P3 मिल गया। तो आपको याद रखना है आपसे कि ये जो रहेगा, कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में आपको P3 नहीं दिया रहेगा, या फिर कहीं कहीं पे P3 दिया रहेगा, P2 नहीं दिया रहेगा, तो आपको खुद से फाइंड करना है। अगर नहीं भी दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम फाइंड कर सकते हैं, बट ये दोनों में से कोई एक वैल्यू पता होना चाहिए। तो नाउ अब देखते हैं कि तीनों रॉड का हमको इंडिविजुअली लेंथ पता है, एरिया पता है और फोर्स पता है। तो अब टोटल इलोंगेशन क्या होगा, अगर इस रॉड के ऊपर मैं डेल्टा एल वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँ, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई, तो इस रॉड के लिए एक फॉर्मूला हो जाएगा पी एल अपॉन ए, सेम इसी के लिए पी एल अपॉन ए, सेम इसी के लिए पी एल अपॉन ए। तो इसका जो इंडिविजुअल चेंज इन लेंथ आएगा प्लस इसका जो इंडिविजुअल चेंज इन लेंथ आएगा प्लस इसका जो इंडिविजुअल चेंज इन लेंथ आएगा, वो हो जाएगा आपका टोटल इलोंगेशन। यानी कि टोटल इलोंगेशन को मैं डेल्टा एल से कंसीडर कर देता हूँ, और इससे जो मुझे इलोंगेशन मिलता है उसको मैं डेल्टा L1 कंसीडर करता हूँ। नाउ एक चीज़ मैं देखता हूँ यहाँ पे कि फोर्सेस अवे द बॉडी है, तो ये कौन सा फोर्स रहेगा, टेंसाइल फोर्स रहेगा। टेंसाइल फोर्स में जो स्ट्रेसेस मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेसेस मिलते हैं, और टेंसाइल स्ट्रेस में पॉजिटिव स्ट्रेसेस मिलते हैं अगर फोर्सेस अवे द बॉडी होते हैं। ना इसमें देखते हैं, इसमें फोर्सेस आर टुवर्ड्स द बॉडी, तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस होगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होगा। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, निगेटिव से। ना ये फोर्सेस यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, फोर्सेस अवे द बॉडी है, तो ये कौन सा होगा, टेंसाइल फोर्स होगा। स्ट्रेस जो आएगा वो भी टेंसाइल आएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो इसके वजह से क्या होता है, कभी भी जब हम ये करते हैं टुवर्ड्स द अवे द बॉडी रखते हैं तो टेंसाइल फोर्सेस आते हैं, और टेंसाइल फोर्सेस में जो इफेक्ट होता है या इलोंगेशन होता है वो इंक्रीज होता है। तो डेल्टा L1 को हम लोग प्लस में रखेंगे,
राइट। नाउ डेल्टा L2 की बात करते हैं। डेल्टा L2 ये निगेटिव रहेगा, बिकॉज इसमें क्या होता है कि कभी भी कॉम्प्रेसिव फोर्सेस में लेंथ जो होता है डिक्रीज होता है, तो डेल्टा L जो रहेगा वो निगेटिव रहेगा। सो माइनस डेल्टा L2, देन यहाँ पे अगेन पॉजिटिव डेल्टा L3। सो टोटल इलोंगेशन जो होगा आपका, total change in length will be delta L1 minus delta L2 plus delta L3। so delta L1 क्या होता है, P1 L1 अपॉन A1 E1 प्लस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस रहेगा, यहाँ पे आपका माइनस रहेगा, माइनस P2 L2 अपॉन A2 P2। नाउ यहाँ पे प्लस आएगा P3 L3 अपॉन A3 E3। अब एक चीज़ याद रखना है हमको, ये तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं करवा पाऊँगा। मैं आपको क्या कर सकता हूँ कि कोई एक न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा या दो न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी होगी, एंड देन मैं ट्राई करूँगा कि उसी न्यूमेरिकल में जो ऑल पॉसिबल वैरायटीज़ हो सकती है वो आपको मैं समझा दूँ। उसके बाद आपको खुद क्या करना है, आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए बहुत ही अच्छी बुक होती है रामामृतम करके, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाय रामामृतम, वो उस बुक को आप रेफ़र कीजिए न्यूमेरिकल के लिए। वो अच्छी एक रेफरेंस बुक है, ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी स्टूडेंट्स उसको पढ़ सकते हैं। अगर आप गेट एग्ज़ाम के लिए, IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन, SSC JEE के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप BARC के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सारे एग्ज़ाम्स के लिए आप उस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। देन यहाँ पे मैं आपको बताया जैसे कि मैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स नहीं करवा पाऊँगा। सो मैं एक ही क्वेश्चन के अंदर जो जो वैरायटीज़ हो सकती है, जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सो हम देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे क्या है कि फोर्सेस तो डिफरेंट दिख रहे हैं, P1 P2 P3 डिफरेंट दिख रहे हैं, तो हम डिफरेंट वैल्यूज़ रख देंगे। कहीं कहीं पे क्या होगा, आपको L1 L2 L3 जो होगा वो भी क्या होगा, सेम रहेगा, तीनों का लेंथ सेम रहेगा, L1 भी वही रहेगा, L2 भी वही रहेगा, L3 भी वही रहेगा। कहीं कहीं पे आपको क्या होगा, A1 A2 A3 भी सेम दिखेगा, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3, वो तीनों सेम रहेगा, तो आपका क्या होगा, A1 A2 A3 भी सेम वैल्यू आ जाएगी। कहीं कहीं पे E1 E2 E3 वो सेम रहेगा, जैसे कि ये क्वेश्चन में हम देखते हैं तीनों के लिए E1 E2 E3 तीनों सेम है। कहीं कहीं पे क्या होगा, ये डिफरेंट होगा, E1 अलग होगा, E2 अलग होगा, ये होगा स्टील का, ये होगा कॉपर का, ये होगा एल्यूमिनियम का, राइट। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, बट करना वही चीज़ है आपको। सो P1 की वैल्यू कितनी हमारे पास में 45 × 10⁻³ क्यों आएगा, क्योंकि न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे। लेंथ कितना है इसका, 1200 mm है, 1200 mm डिवाइड बाय एरिया कितनी इसकी 625। देन E1 कितना है 2.1 × 10⁵, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में डालना इंपॉर्टेंट है। देन P2 कितना आ गया, P2 इज़ 405 × 10⁻³ नाउ इसका जो लेंथ रहेगा वो है 1600 डिवाइड बाय एरिया कितनी है 2500 इंटू 2.1 × 10⁵, देन प्लस P3 कितना है इसका 405 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय इसका लेंथ कितना है 900, एरिया कितनी इसकी 1250 इंटू 2.1 × 10⁵। सॉल्व करने के बाद में डेल्टा L की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ये इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है आपको, इसको भी इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है। ये वैल्यू लानी है पहले आपको, फिर ये वैल्यू लानी है आपको, फिर ये वैल्यू लानी है आपको। मैं आपको फाइनल आंसर बता देता हूँ। डेल्टा L का फाइनल आंसर इज़ 0.377 जो फाइनल आंसर आएगा, ये इसका एडिशन और इसका एडिशन करेंगे तो हमको जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी -0.377। ये तीनों का जो फाइनल आंसर आएगा वो -0.377 आएगा। तो ये जो माइनस आ रहा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये माइनस रिप्रेजेंट करता है कि ओवरऑल लेंथ ऑफ द कंप्लीट मेंबर AD
ओवरऑल लेंथ ऑफ AD विल बी डिक्रीज्ड। सो अगर माइनस को हटाते हैं तो हमको लिखना पड़ेगा 0.377 डिक्रीमेंट। सो योर डेल्टा L इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका mm में, करेक्ट। सो ऐसा ही एक और न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं जिसके अंदर हमको जिसके अंदर कुछ और वैरायटी होगी। इसके बाद ये सब इस टाइप के बाद हम स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि जो आपका ये सेक्शन है और ये सेक्शन है ये फिक्स नहीं था ना। किसी ऐसा भी टाइप का एक क्वेश्चन आएगा जहाँ पे क्या होगा, आपका ये मेंबर जो होगा फिक्स होगा कहीं पे, इस तरीके से इसको फिक्स किया गया रहेगा और ये मेंबर को भी फिक्स किया रहेगा। तो उस वक्त आपको रिएक्शन फाइंड करना होता है। तो उस टाइप का भी एक न्यूमेरिकल है, वो भी सॉल्व करेंगे हम। सो नेक्स्ट वैरायटी देखते हैं किस टाइप की है। सो प्लीज़ नोट डाउन दिस कंप्लीट सम एंड कैलकुलेट करके तीनों की वैल्यू, फिर आपको ये डेल्टा L लिखना है। नाउ इन दिस क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि डायमीटर फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला सेम है, 50 mm। एकदम एक्सट्रीम एंड पे जो लोड दिख रहा है 152 किलो न्यूटन, एक्सट्रीम राइट पे जो लोड दिख रहा है 152 किलो न्यूटन। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डायमीटर 50 है तो हम निकाल सकते हैं π/4d स्क्वायर से। सेम इसका भी हो जाएगा, करेक्ट। नाउ इसका लेंथ तो मुझे नहीं बताया है, इसका लेंथ भी नहीं पता है और इसका लेंथ भी नहीं पता है। बट हाँ, क्वेश्चन में उसने दिया है कि ओवरऑल लेंथ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है दैट विल बी 300 mm, राइट। सो इसका लेंथ पता नहीं, इसका लेंथ पता नहीं, इसका लेंथ पता नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते क्या बोला, फाइंड द डायमीटर ऑफ मिडल पोर्शन। इसका डायमीटर भी नहीं पता है तो इसका एरिया भी नहीं पता है। तो एक तो क्या करना है हमको, डायमीटर ऑफ द मिडल पोर्शन, डायमीटर ऑफ BC निकालना है हमको, DBC यानी कि डायमीटर ऑफ BC, ये फाइंड करना है। सेकेंड, इफ स्ट्रेस एट मिडल पोर्शन इज लिमिटेड टू बी 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे BC वाला जो सेक्शन है, BC वाले सेक्शन पे स्ट्रेस इज लिमिटेड टू बी मतलब यहाँ पे लिमिटेड टू बी यानी कि 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक ही लिमिटेड है, उससे ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस आने वाला नहीं है। ये भी लैंग्वेज थोड़ी सी परमिसिबल, अलावेबल इसी तरीके से है, यानी कि हम उसको एज अ वर्किंग स्ट्रेस ले सकते हैं। वर्किंग स्ट्रेस लेके हम यहाँ पे इसका डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। अब एक चीज़ हमने सीखा है कि डायमीटर फाइंड करने के लिए हमको लेंथ की ज़रूरत पड़ती है क्या? नहीं ना। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो उसमें लेंथ का तो कुछ रोल ही नहीं है। तो हम इसका डायमीटर तो निकाल सकते हैं बिकॉज हमको ये 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है। बट डायमीटर फाइंड करने के लिए हमको अगेन स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स फाइंड करना पड़ेगा कि इस पोर्शन के ऊपर फोर्स कितना है, करेक्ट। देखते हैं आगे क्या पूछा, ऑल्सो फाइंड लेंथ ऑफ मिडल पोर्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछा उसने, लेंथ पूछा है। आगे क्या दिया, इफ इलोंगेशन ऑफ द बार इज टू बी 0.16, इसने लिखा इफ द इलोंगेशन ऑफ द बार इज टू बी 0.16। इसने किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, पर्टिकुलर बार का नहीं लिखा, इसने कंप्लीट, इफ इलोंगेशन ऑफ द बार यानी कि कंप्लीट का बोल रहा है, पूरे का इलोंगेशन बोल रहा है, टोटल डेल्टा L बोल रहा है, टोटल चेंज इन लेंथ, टोटल इलोंगेशन बोल रहा है कि 0.16 है। चलो डेल्टा L हम यहाँ पे नोट कर देते हैं कि टोटल चेंज इन लेंथ डेल्टा L इज इक्वल टू 0.16 mm होगा, करेक्ट है। आगे E दिया इसने 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्वेश्चन में खाली एक ही E दिया है, दैट मीन्स पूरा का पूरा मटेरियल सेम है, तो इलास्टिक 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गई। DBC दिया हुआ है। नाउ अब हमको देखना है कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम प्रॉब्लम को। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने बताया कि इसके नीचे का पूरा एरिया आपको छोड़ देना है, तो सिंप्लीफाई किया मैंने, तो इसको नीचे ये सेम डायमीटर, ये वाला सेम सेक्शन मैंने नीचे बना दिया। जब सेम सेक्शन नीचे बना दिया तो यहाँ पे मुझे 152 किलो न्यूटन दिख रहा है, तो यहाँ पे भी 152 किलो न्यूटन होगा। एवरी एक्शन इज द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सेम अमाउंट का फोर्स रहेगा, अपोजिट इन डायरेक्शन, 152 किलो न्यूटन। नाउ यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी 152 किलो न्यूटन है, तो यहाँ पे भी 152 किलो न्यूटन हो जाएगा, राइट। यहाँ पे कोई फोर्स दिख रहा है, रिजल्टेंट फोर्स 0, यहाँ पे कोई फोर्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है, मतलब 0 है। तो 0 है तो क्या होगा, अब यहाँ पे मैं कितने अमाउंट का फोर्स लगाऊं सो दैट मुझे यहाँ पे 0 अचीव हो। 150 राइट साइड है, तो 150 अगर मैं लेफ्ट साइड ले लूँ 152 किलो न्यूटन,
तो ये और ये दोनों को मैं जब पास में लाऊंगा तो 150 और 150 इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी 0 लाना है, तो इसके इक्वल अमाउंट का अपोजिट डायरेक्शन, दोनों टच कर दिए तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम आने के बाद 152 कैंसिल आउट करेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो हमको दिख गया इसके ऊपर फोर्स कितना है, इसके ऊपर फोर्स कितना है, इसके ऊपर फोर्स कितना है, तीनों के ऊपर इंडिविजुअल फोर्स मुझे पता चल गया है। तो मैं अभी क्या कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे स्ट्रेस भी फाइंड किया हुआ है, स्ट्रेस भी मुझे पता है 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो मैं इधर पे लिखता हूँ सिग्मा एट BC इज इक्वल टू 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो मुझे क्या फाइंड करना है, इसका डायमीटर फाइंड करना है। डायमीटर फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिग्मा BC इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स P एट BC, मतलब BC सेक्शन में जो फोर्सेस आ रहे हैं दैट इज नथिंग बट 152 किलो न्यूटन, सेम ही आ रहा है थ्रू आउट दी बार। एक चीज़ इससे हमको ये समझ में आ गया है कि अगर ऐसा कोई वापस से अगर कोई ऐसा मेंबर दिखे और बीच में अगर कोई फोर्स ना दिखे तो एक्सट्रीम फोर्स और एक्सट्रीम फोर्स अगर सेम हो तो हमको पता चलता है कि थ्रू आउट दी लेंथ हमको जो फोर्स मिलने वाला है तीनों मेंबर में सेम मिलने वाला है। तो PBC हमको मिल गया 152 किलो न्यूटन, और यहाँ पे हमको π/4 d स्क्वायर करना है और ये d ही हमको फाइंड करना है। तो सिग्मा B हमको मालूम पड़ गया कितना है, सिग्मा BC इज गिवन एज 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऑलरेडी स्टैंडर्ड यूनिट है, एज इट इज रहेगी, कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। PBC इज 152 इंटू 10⁻³ बिकॉज वो किलो न्यूटन में था तो न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, π/4 d स्क्वायर। नाउ d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 152 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई π/4 इंटू 140। सो हमको d का वैल्यू आ जाएगा। सो ये कैलकुलेशन करने के बाद में हमको d की जो वैल्यू मिलती है दैट d विल बी इक्वल टू 37.18। तो d की वैल्यू मिल गई हमको 37.18 mm। एक चीज़ तो हमारा सॉल्व हो गया। ऑल्सो फाइंड द डायमीटर तो मिल गया हमको। नाउ ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ मिडिल पोर्शन। एक तो ये क्वेश्चन पूछा है, दूसरा क्या पूछा है, LBC पूछा है, करेक्ट, यानी कि ये लेंथ पूछा है। चलो तो इसको आप फटक से नोट डाउन कर लो। लास्ट टाइम जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमको पता था टोटल इलॉन्गेशन डेल्टा L इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। लेकिन इसके लिए हमको क्या चाहिए था, डेल्टा L1 के लिए चाहिए था P1 L1 अपॉन A1 E1। L1 हमारे पास है नहीं है, इसके लिए क्या चाहिए P2 L2 अपॉन A2 E2। P2 तो है, L2 है नहीं है, डेल्टा L3। P3 L3 अपॉन A3 E3, L3 है नहीं है। तो ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे हम, एक चीज़ हम क्या करेंगे कि ठीक है टोटल लेंथ हमको 300 पता है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन को दोनों को एक साथ ले लेते हैं और इस पोर्शन को एक साथ ले लेते हैं। तो ये पोर्शन का अगर लेंथ L है तो ये और दोनों इसको और इसको दोनों को ऐड करेंगे तो इसका और इसका लेंथ क्या होगा, 300 माइनस L हो जाएगा। अगर इसको और इसको मैं कंबाइन कंसिडर कर लूँ तो, और इसका L ऑलरेडी दिया है, टोटल का लेंथ है 300, तो 300 माइनस L करूँ तो इसका और इसका कंबाइन लेंथ आ जाएगा, राइट। सो मैं इसको इस बार इस तरीके से सॉल्व करता हूँ, डेल्टा L इज इक्वल टू डेल्टा L। अब एक चीज़ हमको ध्यान देना है कि मैंने सब जगह प्लस रखा है, तो ये भी टेंसाइल फोर्स, ये भी टेंसाइल फोर्स, ये भी टेंसाइल फोर्स है, इसके लिए सब जगह प्लस ही आने वाला है। सो मैंने क्या किया अभी इस वक्त, डेल्टा AB डेल्टा L ऑफ AB एंड CD एक साथ ले लिया, प्लस डेल्टा L ऑफ BC को एक साथ रख दिया। नाउ टोटल इलॉन्गेशन हमको बताया, इफ इलॉन्गेशन ऑफ द बार इज टू बी 0.16, तो टोटल डेल्टा L का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है 0.16, हम यहाँ रख देते हैं। सो डेल्टा L ABCD इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, P L अपॉन AE। सो ये L कौन सा हो जाएगा, 300 माइनस L
यहाँ पे P इंटू L अपॉन E। सो इस P की वैल्यू पता है हमको, सेम कितना है 150, 2 इंटू 10⁻³ 300 माइनस L। एरिया मुझे इसकी पता है 1963.46। इलास्टिसिटी मुझे पता है, इसकी इलास्टिसिटी 2 इंटू 10⁵। नाउ ये भी फोर्स वही है 152 किलो न्यूटन। लेंथ मुझे नहीं पता है, एरिया पता है 19। इसका डायमीटर हमने फाइंड कर लिया है, हाँ डायमीटर पता है तो हम लोग निकाल सकते हैं। इलास्टिसिटी इज 2 इंटू 10⁵। नाउ ये डायमीटर 37.18 क्यों लिया? क्योंकि मैंने इसका डायमीटर निकाला था, आपने ऑलरेडी नोट किया था, तो ये 37.18। हाँ, एक ही अननोन बचा है L, बाकी सारी चीज़ें पता है हमको। सो अगर एक L अननोन है तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। सो L इज इक्वल टू 140.22 mm। आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको L की वैल्यू 140.22 mm मिलेगी। सो ये तरीके से हम इसका डायमीटर भी फाइंड कर लिए, L भी इसका फाइंड कर लिए। तो यही क्वेश्चन हमको निकालना था, एक डायमीटर निकालना था और एक इसका लेंथ निकालना था मिडिल पोर्शन का। सो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को कंप्लीट किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जब जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे उसका ये लेफ्ट एंड और राइट एंड फिक्स होगा और वहाँ पे हमको रिएक्शंस फाइंड करने होंगे, तो वैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है दैट विल सी इन नेक्स्ट।